तो पहली सलाह मैं यही देता हूँ कि आप पहले तो ये करिए कि 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ ना करें। अब तैयारी अगर दोनों परीक्षाओं की साथ करोगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा ध्यान भटकेगा, एनर्जी भटकेगी और इतना कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि आज क्या कंपटीशन का दौर है। पहले क्या होता था, 2015 से पहले हम कर लेते थे, सिलेबस भी सिमिलर होते थे। ये कब कर सकते हो, जब 70% तक सिलेबस अगर समान हो तो ये किया जा सकता, अन्यथा इससे बचें, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने किसी एक एग्जाम को फोकस कर लिया, ठीक है, 2 परीक्षाओं की तैयारी आप साथ कर नहीं रहे हैं, और अब बात ये आती है कि फिर किस एग्जाम की तैयारी करें, इसको निर्णय करने में भी आपको बहुत दिक्कतें आती है। तो मेरा ये मानना है कि किस परीक्षा की तैयारी करें उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या बातें ध्यान रखी जा सकती है, देखो मैं मेरे अनुभव पे बात करूंगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हम उसके लिए पात्र है कि नहीं है। पहली बात तो ये पात्रता देख लें कि पात्र है या पात्र होने वाले हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसका जो पाठ्यक्रम है वो आपके फेवर में है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि 70-80% पाठ्यक्रम ऐसा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा हुआ है या मैं पढ़ सकता हूँ या मुझे इसमें कोई जटिलताएं नहीं है, तो पाठ्यक्रम पक्ष में है आपके या नहीं है। हालांकि कई विद्यार्थी पाठ्यक्रम पक्ष में कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उसको समय लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पाठ्यक्रम सच में पक्ष में नहीं होता, तो फिर उसकी तैयारी न करना ही बेहतर है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम देख लो एक बार। इसके साथ साथ में ये भी देखा जाए कि आपने पूर्व में किसकी तैयारी की है, ये फैक्टर भी साथ में देखो। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड दिया, उसका हो नहीं रहा है, अब वो हिस्ट्री में भी एमए किया हुआ, अब मैं हिस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, इस प्रकार का डिसीजन ना ले। बेहतर है कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा वापस करें ताकि इसका स्कोर बढ़ा दिया जा सके। हाँ, अब ये अलग बात है कि आपने एमए तो कर ली लेकिन आपका उसका पाठ्यक्रम में आपके पक्ष में नहीं है। अब कुछ बच्चों के मैसेज आते, सर मैंने एमकॉम कर लिया या एमएससी कर ली है, अब वो पाठ्यक्रम हमारे उसके फेवर में नहीं है, तो हम कला वर्ग की तरफ जा सकते हैं क्या? तो जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पाठ्यक्रम पक्ष में नहीं है तो डेफिनेटली आप बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो बेहतर ये है कि आप जा सकते हो। पहला तो कोशिश ये करिए अपने सब्जेक्ट में रहिए। अगर सब्जेक्ट सच में आप लग रहा है कि बिल्कुल आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिफ्ट करना है वो एक समझदारी का निर्णय होता है। ये 3 चीजें निश्चित तौर पे देखें। अब ये कभी नहीं देखें कि पद कितने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बढ़िया तैयारी कर ली तो एक पद पे भी हो जाएगा, और तैयारी अगर खराब है तो 1000 पद हुए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये कभी नहीं देखें कि भर्ती कब आएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं विभाग बंद नहीं हुए, आज नहीं आएगी तो कल आएगी। हर 2-3 साल में, 3-4 साल में एक भर्ती लगभग आके पूरी होती है। तो इन 2 चीजों को, फैक्टर को ध्यान में न रखें। बाकी इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि भाई मुझे इसकी तैयारी करनी है। साथी किसकी कर रहे हैं उसके साथ ना जाए, क्योंकि साथियों की रुचि अलग होगी, उनकी पात्रता हो सकता अलग हो सकता है उनका पाठ्यक्रम अलग पक्ष का हो। तो बेहतर ये होता है कि इन 2-3 चीजों को ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब आपने जब किसी परीक्षा की तैयारी का निर्णय कर लिया इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद क्या करना, उस परीक्षा का आपको पाठ्यक्रम प्रिंट करके लाना है। पाठ्यक्रम आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेके आओ। ठीक है, हिंदी में भी लाओ, हिंदी में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी हिंदी कर लो, इंग्लिश में तो होता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में लाओ। लाने के बाद में इसकी एक एक पंक्ति पढ़े, एक एक लाइन पढ़े, इसकी हर लाइन का अध्ययन करें अच्छी तरीके से, अंडरलाइन करते हुए हर लाइन पढ़ें इसकी पाठ्यक्रम की, और पढ़ने के बाद में उसको हस्तलिखित करें। ठीक है, हाथ से लिखें उसको, और हाथ से लिखने के बाद में जो भी 3-4 पेज का जो पाठ्यक्रम होता है वो आपको ठीक से याद भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा। क्योंकि ये प्रश्न में बातें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर इन प्रश्नों पर मेरे पास मैसेजेस आते हैं। कोई कहता है सर आपने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं है, ये कब अपलोड होगा, तो मैं कहता हूँ पाठ्यक्रम में नहीं है। मतलब मुझे बताना पड़ता है कि क्या पाठ्यक्रम में है क्या नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पाठ्यक्रम लाए। दोनों का क्यों लाना है, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन ठीक नहीं होता है, इंग्लिश में हमें समझ में आ जाता है। दोनों को साथ में लेके बढ़िया तरीके से पाठ्यक्रम अपने हाथ से लिख लें, हर लाइन को पढ़ें। हाथ से लिखोगे तो एक पता चल जाएगा कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है, पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम की लाइन टू लाइन हमें तैयार करनी चाहिए। अब क्या करना, चौथा बिंदु, अब आपको उस परीक्षा के जो पुराने 8-10 साल 20 साल के जो पेपर हुए हैं, पुराने पेपर ले आए नए पैटर्न से। जिस पैटर्न से आप परीक्षा देने वाले हो, पुराने पेपर जितने भी हैं
वो लाए। पुराने पेपर आने के बाद में अब उसका क्या करना है, इसकी दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपके पास में जो भी उपलब्ध सामग्री है उसमें और पुराने पेपर को देखें कि आपकी सामग्री जितनी उपलब्ध है, जैसे क्योंकि कोई भी बच्चा बिल्कुल नया तो होता नहीं, उसके पास में 30-40% तो किताबें होती है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान का भूगोल है तो हमारे पास वो किताब होती है, इतिहास संस्कृति की किताब पढ़ी होगी, हिंदी की पढ़ी होगी, घर पे इतिहास की किताब होगी, है ना। ऐसी 8-10 किताबें हमारे पास होती है, ठीक है। तो क्या करें, पुराने पेपर लाए, इसका विश्लेषण करें। विश्लेषण कैसे करना होता है, विश्लेषण क्या करना, आपकी जो अध्ययन सामग्री है जो आपके पास में उपलब्ध है, अब उसमें कितने प्रतिशत प्रश्न जो है वो पिछले भर्ती परीक्षाओं में कवर हुए हैं। अगर मैं मानता हूं 80-85% अगर कवर हो रहा है तो वो पुस्तकें तो आप अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर लीजिए और उसके लिए नई पुस्तक लाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक तो काम ये कर लें। दूसरा ये देखें इस पुराने पेपर लाने के बाद विश्लेषण करके कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से अक्सर प्रश्न बन रहे हैं, कौन से टॉपिक है जहां पे अक्सर प्रश्न बन रहे हैं, उन टॉपिक पर विशेष बाद में ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जब आप अध्ययन सामग्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से हर बार प्रश्न आ रहा है, तो फिर आप उसको है वो थोड़ा सा और गौर से देखोगे, प्राथमिकता में लोगे आप। क्योंकि जो पुरानी सामग्री है जो आपके पास उपलब्ध है उसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। नई सामग्री लाके 5 बार पढ़ोगे, इससे अच्छा जो 2-4 बार पढ़ी हुई है उसको वापस पढ़ोगे तो वो 10 बार हो जाएगी और वो लाइन टू लाइन याद हो जाती है। वो हमारी परिचित है, वो फेमिलियर हो रखी है किताब पहले से ही, है ना। अगर मान लो कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो 50-60% प्रश्न नहीं कवर कर रही है, तब आपको और सोचने की आवश्यकता है। तो पुराने पेपर ला के विश्लेषण कर लें। अब आता है अहम भाग तैयारी का, ये अध्ययन सामग्री। यहां से जो अध्ययन सामग्री है, जैसे मान लो 60% आपके पास पड़ी है, वो तो ठीक है। अब जिसकी अध्ययन सामग्री आपके पास है ही नहीं, जैसे मान लो कि इतिहास में विश्व इतिहास और आपके पास किताब नहीं है, भूगोल में जैसे मान लो कि फिजिक्स भौतिक भूगोल की आपके पास किताब है, मानव भूगोल की नहीं है, कार्टो की नहीं है ना, मानचित्र विज्ञान वगैरह की उसकी नहीं है, तो फिर आपको कुछ ऐसी सामग्री 40-50% जो होती है जो आपके पास नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब जो शेष अध्ययन सामग्री है वो लाई जाए। अब उसके लिए क्या करना है, कुछ बातें ध्यान रखना। अब शेष अध्ययन सामग्री लाने में किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शेष अध्ययन सामग्री के लिए सबसे पहले ये देखो कि जो भी लोकप्रिय लेखक है, मार्केट में पहले से काफी चल रहे हैं लोकप्रिय लेखक जो होते हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो लोकप्रिय हुए इसलिए कि उनकी अध्ययन सामग्री में कोई खास बात है। ऐसे लोकप्रिय लेखक को आप प्राथमिकता दें नए लेखक की बजाय। क्यों, नए लेखक में गलतियां भी हो सकती है, हो सकता है नए लेखक ने कई सारे एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं टच नहीं किए हो, कई सारी समझ नहीं डाली हो, कुछ ऐसी भाषा लिखी हुई हो, क्लिष्ट लिखी हुई होगी। लेकिन लोकप्रिय लेखक लोकप्रिय इसलिए बने हैं कि उसमें कुछ खास बात होती है। साथ में कुछ सरकारी जैसे स्रोत है, ऑथेंटिक स्रोत है, चाहे आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी हो या नेशनल बुक ट्रस्ट है, कुछ ऑथेंटिक पुस्तकें जो आती है, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा देखें। साथ में सफल लोग जितने भी अपने सीनियर साथी हैं उनके द्वारा जो किताबें बताई जा रही है, सीनियर साथियों के जो स्रोत बताए जाते हैं, आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, वो सब बताए जाते हैं। इन सब में छांट के सबको देख लो। देखने के बाद जैसे सीनियर साथियों ने कोई लोकप्रिय लेखक की बता रखे हैं तो और भी बढ़िया हो गया। लोकप्रिय लेखक वैसे ऑथेंटिक की तो कोई सरकार में परिभाषा वैसे है नहीं, लेकिन आप कुछ भी अपना ऑथेंटिक मान सकते हैं, ठीक है, हाँ, गाइड से अलग हटके। अब इनका निष्कर्ष निकाल के और आपको न्यूनतम अध्ययन सामग्री रखनी है, क्या न्यूनतम रखनी है, ताकि उसको बार बार आप रिवीजन कर सको। यहाँ पे आजकल कोचिंग का सिस्टम भी शुरू हो गया है, क्योंकि पहले ऑनलाइन दुनिया नहीं थी तो अच्छे शिक्षक कई बार दूर शहर में होते थे, हम जा नहीं पाते थे, फीस भी अधिक होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, तो एक वो भी विकल्प हो गया है। देखो, कोचिंग आप तभी करें जब आपको लगता हो कि परीक्षा में पर्याप्त समय है, ठीक है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस मान लो कोई भी सब्जेक्ट हो, 700-800 घंटे से कम तो क्लासेस होती नहीं है। तो एक तो पर्याप्त समय हो परीक्षा में, 1 साल कम से कम कह रहा हूं, अगर 1 साल का समय हो परीक्षा को लेके तब आप कोचिंग क्लास की तरफ जा सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको अपना विषय बड़ा जटिल लग रहा है
पुराने स्टूडेंट हैं तो कोई भाग ले सकते हैं, पूरा कोर्स पढ़ने की बजाय सेगमेंट को पढ़ सकते हैं, मतलब वो ऑनलाइन और उसको दोनों को साथ में लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन वगैरह देखना अच्छा नहीं लगता, तो वो किताबें भी पढ़ सकते हैं। देखो दोनों चीज़ें समान हैं और दोनों में प्रश्न लगभग सेम रहते हैं। अब बात ये आपकी रुचि किसके ऊपर होती है। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करें, अगर आपके पास ऑफलाइन सुविधा है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूं तो इसमें सामग्री अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारी मुद्दों पर शिक्षक बातें खूब कर लेते हैं ऑफलाइन।